एसएचएम है या मैम वो वेव भी आएगा? पूरा नहीं, सिर्फ ऑसिलेशन वाला है, ठीक है। सो दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, योर लेक्चर नंबर 1। यप, तो 5 दिसंबर को रात के बजकर हो चुके हैं 8:38। ऐसा लग रहा है बिग बॉस का एपिसोड देख रहे हैं, बट ये गलत है। अब इसी प्यारी सी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड इट्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर है ये, क्योंकि ये बात करता है डुअलिटी की। हमने रे ऑप्टिक्स कर ली, हमने वेव ऑप्टिक्स कर ली, हमने रे नेचर को स्टडी कर लिया, वेव नेचर को कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द लाइट। हम हमेशा से बोल रहे हैं ना कि लाइट का जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट मतलब जो एक्सेप्टेबल उसका फॉर्म है, दैट इज कि वो लाइट मतलब पार्टिकल भी है, वेव भी है, डुअल बिहेवियर शो करता है। और खाली वही नहीं, मैटर भी यही काम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी यही काम कर रहा है। आप अब तक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते थे ना, एक पार्टिकल की तरह, अब आप उसे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेव की तरह भी दिखा सकते हो, राइट। इस चीज को ये प्रूव करता है, ये टॉपिक इस चीज के चारों तरफ है। तो अपने आप में ही आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो आई एम टेलिंग यू कि ये मॉडर्न फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बहुत सरफेस पर, सरफेस से भी थोड़ा सा ऊपर ही ये अभी आपका फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, वरना बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डेप्थ में है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम अभी सरफेस सरफेस से पढ़ के आइडिया ले लेंगे चीजों का। वेटेज इसका 4% है, बट बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये 4% पूरे के पूरे आपके, समझ रहे हो, इतना प्यारा चैप्टर है। मैंने आपको बोला था कि यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, और ऐसे टॉपिक्स हमारे लिए इजी टॉपिक्स होते हैं, राइट, जहां हमें पढ़ने को क्वेश्चंस ज्यादा मिले और कॉन्सेप्ट कम हो, यानी कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रेशियो बहुत हाई है। सबसे हाई यूनिट्स एंड डायमेंशन का है, और इसके बाद अगर कोई आता है तो वो है डुअल नेचर, ठीक है। इस चैप्टर में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि बहुत सारी हम ऐसी चीजें करें, समझें। ऑल्दो अगर आप चाहोगे तो आई कैन, बट आई वॉन्ट टू स्टिक टू दिस स्लाइड, सिलेबस ऑफ नीड। अगर आप ध्यान से देखो, या मैं मतलब आप मेरी बात समझो, तो आप ये देख रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक आपका ये, सिर्फ ये 2 टॉपिक का ये चैप्टर है। आप ध्यान से देखो, बाकी सारा कुछ इन्हीं का डिस्कशन है, जैसे कि हर्ट्ज एंड लिनर्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक टॉपिक आ गया, ठीक है। मैटर वेव्स एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये सब डी ब्रॉय के अंदर आ गया। इट्स नॉट डी ब्रॉगली, इट्स नॉट ब्रोकेली, इट इज डी ब्रॉय, ठीक है। हाँ मैम, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन होती है ना। हाँ, और वो सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है, इसीलिए, बल्कि डच भी डिफरेंट होती है। जैसे हमने हाइगन्स का देखा था, जैसे हम हाइगन कुछ भी बुला रहे हैं, अपना टच तो हर जगह दे देते हैं। इट्स हॉकॉन्च, या सो डू यू। हाँ जी बेटा। मैम ये आप ना चैट बॉक्स प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ ओके, गॉट इट। हॉकिंस प्रेशर मैम ये हाँ जी, लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर्स, क्योंकि मैं मतलब एक लेक्चर लाइक न्यूमेरिकल सेशन भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। मुझे डी ब्रॉय में आपको सिर्फ 3 स्लाइड पढ़ानी है, और फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे उसका भर भर के। ओके मैम, ठीक है। जैसे कि बस 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ लाइट याद है आपको? एक कहानी सुनाई थी हमने, एक कहानी कहानी सुनानी है, सब ऐसा कुछ नहीं था। एक कहानी थी कि 1675 में न्यूटन साहब क्या बोल के गए थे, लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। बिल्कुल। फिर 1801 में क्या हुआ? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस वेव नेचर। इसके बाद जो 1905 में हुआ, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो वापस से सर्कल कंप्लीट कर देता है और बोल देता है पार्टिकल नेचर। बट आप जानते हो न्यूटन साहब बहुत जगह गलत थे, बट ये तो ऐसी लाइक लाइन मारने के लिए कि पार्टिकल की साइकिल पूरी होगी, बट ये काफी डिफरेंट था। बाकी ये वाली चीज आपको याद है। एक बस इसमें ये वाला पॉइंट और जोड़ दो कि 1927 में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से आप वो स्टेटमेंट बोलते हो जो इस चैप्टर का नाम है, डायल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस यस, डुअलिटी, ठीक है, डुअल नेचर।
अब ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, दैट्स कूल। इतना ही हिस्ट्री मुझे बताना था, इतना हिस्ट्री आपको जानना था। इसके अलावा जो हमारा डिस्कशन था, याद है आपको मैंने एक बार बताया था कि लाइट जब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलते तो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, यू रिमेम्बर? हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा हो, मतलब डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो इससे, तब आपको कैसा बिहेवियर मैम मिलेगा वो बच्चे? पार्टिकल की तरह। सोचो सोचो सोचो, देखो। वे नेचर। यस, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल है टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वेव की तरह करेंगे। वेरी गुड। और अगर लाइट इंटरेक्ट करती है पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से, आज हम यही करेंगे। पार्टिकल। वेरी नाइस। आज अपन लोग यही करने वाले हैं, आज हम पार्टिकल नेचर ही पढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। यस मैम। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी, हाँ मैम जो डी ब्रॉय थे आर्ट्स के स्टूडेंट थे मैम। क्या बेटा? डी ब्रॉय आर्ट्स के स्टूडेंट। हाँ, ये लॉ कुछ ऐसा कर रहे थे आर्ट्स में, एंड ही जस्ट स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, दिस बैटल लाइक दैट ना, आउटसाइडर की तरह। ही सेड कि भाई क्यों ही लड़ मैम रहे फिर इन्होंने मैम पीएचडी करी थी मैम पूरे हाँ। फिजिक्स मैथमेटिक्स के। ही ट्राई टू रिजॉल्व द थिंग्स। अच्छा एक बात सुनो, एक मैंने आपको कभी एक डिस्कशन किया था मैंने आपसे कि एक बड़ी बेसिक सी ऑब्जर्वेशन ने क्वांटम फिजिक्स के द्वार खोल दिए थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी उसके लिए एक एंट्रेंस था, बट एक चीज जिसपे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, वही ओपनिंग पॉइंट होता ना। फील्ड आप चाहे पहले से करते आ रहे हो, बट जहां से आपने डिस्कशन स्टार्ट किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पता है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि एक नेल थी, नेल मतलब कील, और उसको जलाए जा रहे थे, मतलब टेम्परेचर लगातार बढ़ाए जा रहे थे। तो ऑब्जर्व किया कि बढ़ते टेम्परेचर के साथ इसने रंग चेंज किया, है ना, येलो, रेड, वॉयलेट, ब्लू, ऐसा होता गया। यस मैम। अभी कलर क्यों चेंज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, कलर क्यों चेंज हो रहा है? ये चीज समझने के लिए, इस चीज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले कर्व एक बनाया गया, और एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ ऐसा था। बाकी जितनी भी क्लासिकल थ्योरी थी, वो जो कर्व डिफाइन कर पा रही थी वो इतना कर पा रही थी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो एक्चुअल में तो वह इस तरीके का एक फ्लो शो कर रहा था, जबकि जो आपकी क्लासिकल थ्योरीज थी वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जा रही थी। तो इसे बोला गया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ ऑफ द फिजिक्स। इस प्रॉब्लम को, इस दिक्कत को क्या बोला गया? अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने थी। फिर पता है प्लैंक का नाम आपने बहुत सुना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स यस मैम। 6 महीने से लोग लग रहे थे इस चीज को लेके कि भाई क्या करें, एक्सपेरिमेंटल कर्व को थ्योरेटिकल कर्व से कैसे मिला है। एक ना दोस्त उनके कि प्लैंक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, उनके पास लेके चलते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को उठा के, इस रीडिंग को उठा के उनके पास लेके गए, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, कैन यू हेल्प मी? तो उस बंदे ने विद इन हाफ एन आवर, जिसके लिए आधा साल लोग वेट कर रहे थे, उसने हाफ एन आवर में इसका आंसर दे दिया कि भाई इस तरीके का फंक्शन होगा। और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो उन्होंने इस कर्व का इक्वेशन दे दिया कि तुम जो भी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो तुम्हारी तरीके से नहीं, इस तरीके से आएगी। अब वो तरीका आए कहां से? तो फिर इन्होंने उस चीज की स्टडी करी। जो बात इन्होंने आधे घंटे में बताई थी, उस चीज को इन्हें सॉल्व करने के लिए 6 महीने अगले लग गए, और तब जाके कहीं E इज इक्वल्स टू एच न्यू का आविष्कार हुआ कि बहुत टाइम हो गया एनर्जी को कॉन्टिन्यूस वेव मानकर, कॉन्टिन्यूस स्प्रेड मानकर, अब ये क्वांटाइज्ड का फील मैं आपको इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में मैंने आपको क्वांटाइज्ड का फील दिया था जब मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया। तो दिस इज द डिस्कशन, दिस इज द फील्ड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। E इज इक्वल्स टू एच न्यू क्वांटाइज्ड कह देता है, वो कह देता है अब एनर्जी तुम ऐसे मत बोलो कि ऐसे फ्लो कर रही है, अब तुम ये बोलो कि भाई एनर्जी इज दिस, इट इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें आप क्वांटा बोलते हो या एनर्जी पैकेट्स बोलते हो। समझ रहे हो? यस मैम। यस। सो बस ये सब एक छोटा सा डिस्कशन था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की, क्योंकि सारा खेल इलेक्ट्रॉन एमिशन का है। होता क्या है, एक छोटा सा मेरा आपसे क्वेश्चन ही है। ये मेरे पास एक मेटल है और सिर्फ मैं मेटल का सरफेस डील करना चाहती हूँ, अंदर का बल्क में मेरे को नहीं जाना, इट्स दी मेटल सरफेस।
Now the question, now the thing is कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, because metal is the ocean of the electrons kind of चीज. अब देखो कैसे मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा हूँ, क्या क्या तरीके हो सकते हैं. चैट बंद कर दो प्लीज. अच्छा मैम आप नहीं मैं सुधर रहे क्या? मैम मैंने तो ये अभी चैट में कोई फालतू बात थोड़ी करी है. एक दो तो चैट आई है, वो भी अभी इमोजी बंद करने को बोला था. अच्छा इमोजी चालू थे. स्टफ हो रही है. मैम इमोजी बहुत ज्यादा स्टिकर आ रहे थे, तो फोन है तो उसमें स्क्रीन पे बार बार आ रहा था, तो वही चीज शैली को ma'am. मना करा था बस. Okay, okay. I'll stop everything. Don't worry, बच्चे. मैम एक्सेप्ट माइक. बस मुझे हाँ रिएक्शंस कहाँ से आते हैं? मैम डाउट कैसे पूछेंगे फिर? माइक. बस ऐसे जैसे भी आपने पूछा कि डाउट कैसे पूछेंगे. अभी भी दिख रहा है क्या? मैम हैंड रेस करवाने के लिए बोल देना, एक साथ सारे बोलते समझ नहीं आता. ओके सौम्या. यस मैम. चलिए सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. एक मेटल सरफेस है. मेटल सरफेस में हमने क्या करा? आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ. मैम अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन Very good. रिफ्लेक्ट हो सकते हैं. लाइट्स लाइट से. मैम मैंने गैस बनाई इलेक्ट्रिक है. फील्ड लगा के. लाइट ओके मैम ओके इलेक्ट्रिक फील्ड बना के. ओके तो आपने जो बातें बोली वो बोला थर्मल एमिशन. जिस बच्चे ने लाइट का जिक्र किया उसने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. अभी उसका और फील्ड लेंगे, खाली इतना ही नहीं है. जिस बच्चे ने बोला कि मैम हम यहाँ पर फील्ड लगा देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा देंगे, है ना, उसने बोला फील्ड एमिशन को. ठीक है, राइट? यस मैम. ठीक है. हमारा जो डिस्कशन है बच्चे वो है लाइट एमिशन को लेके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ. इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन और कुछ नहीं सुनना, मतलब समझना, फिर समझना अपनी लैंग्वेज में कि वाकई वही है कि नहीं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बोलता है कि आपने एक मेटल सरफेस पे एनर्जी इंसिडेंट कराई. ठीक है, मेटल सरफेस पे आपने एनर्जी इंसिडेंट कराई, वो नॉकआउट कर सकती है इलेक्ट्रॉन को. कभी भी ये नहीं बोलेगा नॉकआउट कर देगी इलेक्ट्रॉन को. इट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ ejection of electron from metal surface due to incidenting the energy on it. ठीक है, लाइट वेव्स आप जो भी बोल दो, लाइट आप जो गिरा रहे हो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं. उसकी जो पॉसिबिलिटी है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. यस मैम. अब इससे पहले हम आगे इसके एक्सपेरिमेंट्स में जाएं, इन सब चीजों में जाएं, मैं आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ. मुझे यही बस बता दो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोलते हैं सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट कराने के लिए, राइट? इसके बाद ही ग्रुप्स बटे थे. तो ऐसा क्या है ये कि सिर्फ और सिर्फ इसको पार्टिकल नेचर से ही पढ़ा जा सकता है? क्यों? ऐसा क्यों? वेव नेचर क्यों नहीं? एनीवन? क्योंकि हैंड रेस करोगे, हैंड रेस करोगे, आई विल आस्क देन. क्वेश्चन रिपीट करना मैम. मैंने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही क्यों एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव नेचर से क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब ये तो फैक्ट है कि सिर्फ पार्टिकल से किया जाता है, लेकिन क्या इसका कोई रीजन मतलब आप बता पाओगे? तो फिलहाल आई गॉट 4 हैंड्स, मतलब मैंने पाई नहीं है, 4 हैंड्स उठे हुए हैं. सो लेट्स गो विथ सौम्या फर्स्ट. मैम क्योंकि जो लाइट होती है वो मैम पहले के एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूफ हुआ था कि जो लाइट है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ्लो कर पाती है. इस वजह से मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मतलब पार्टिकल नेचर पे बेस्ड, और वेव नेचर में तो मतलब सॉरी लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, और वेव नेचर में पता चला था कि वो मीडियम से भी कर सकती है, इसलिए. ओके साक्षी आप बताओ. सौम्या हैंड डाउन करो बच्चा. मैम क्योंकि जब हम किसी लाइट को इंसिडेंट कराते किसी मेटल सरफेस पे, तो मैम उसकी एनर्जी 2 पार्ट में यूज होती है. एक तो एज अ वर्क फंक्शन
जो मैम इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ले जाती है, और मैम दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है, जो मैम वेव नेचर में नहीं होता लाइट की। ओके भावना, सेक्शन डाउन। मैम क्योंकि इसमें ना फोटो इलेक्ट्रिक में जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं, तो लाइट एज अ पार्टिकल है तो वो स्ट्राइक किया उससे, इसलिए वो एमिट हुआ। बट अगर वेव होता तो जैसे हमने पहले देखा था वेव नेचर था तो वो एक पैटर्न दे रहा था उससे पास होकर, ना कि वो उससे अलग हो रहा था। बट एज अ पार्टिकल कर रहा है तो ये उसमें से एमिट हो रहा है, कैन बी। ओके मनीषा। मैम क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो कर सकते हो। Okay. लाइट होती है मैम वो तो जैसे कि वो जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो डार्क मीडियम हो जाती है और ब्राइट मीडियम बनाती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई केस है नहीं तो ओके वैशाली। मैम इन सब का मिला के। दैट्स कूल। अलीशा। मैम मेरा तो एक ये था कि पार्टिकल नेचर में ये होता है, उसने पार्टिकल नेचर का मतलब ये होता है कि जो फोटोन्स जो हमारे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जो लाइट होती है। तो इसमें अगर हम वेव नेचर देखेंगे तो वेव नेचर तो ऑलवेज बेंड हो जाती है ना, और हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता चलता है कि जब हम इंसिडेंट स्ट्रेट लाइन करते हैं उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिसमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ओके शैली। मैम जैसे में बताया गया है कि लाइट हमारी स्ट्रेट नेचर में मतलब स्ट्रेट लाइन में बात करती है, जबकि वेव्स हमारी प्रोपागेट करती है ऊपर नीचे। मैं बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाती। ठीक है, अब आप लोग हैंड रेस किए जा रहे हैं, बट मेरा भी ऊपर है, अभी ऊपर हुआ है वो। द थिंग इसकी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है तो आई विल डिस्कस। ठीक है, एक बहुत छोटी सी बात है, तरीके और भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला के थ्रू बताती हूँ। इंटेंसिटी जो आपने पढ़ी थी, याद है इंटेंसिटी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ाया था। यस मैम मैं यही बोलना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यस ये मैंने आपको बताया था। एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी कुछ निकाला था आई गेस, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। यस मैम। एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, है ना, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी समझ में आता है ना कि किसी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन को एक सेकंड में कितने एनर्जी पास कर रही है। तो एक बात सोचो, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है, जैसे कि एक बल्ब मैंने लिया 50 वाट का, एक बल्ब लिया 100 वाट का। मैम मैं ये बोल रहा था कि जो वेव नेचर होता है ना मैम, उसके हिसाब से अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो हमें शो होगा, लेकिन मैम जो रियल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं उसमें इंटेंसिटी वैसे मैटर नहीं करती है। हमें ये देखना होता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो एक बारी में कितना वो एनर्जी। ओके वो बहुत आगे की बातें हो गई, रुक जाओ बस अभी मैं बताती हूँ, अभी कोई नहीं। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज दिस थिंग। ठीक है, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैंने बोला यूनिट एरिया से कितना जा रहा है एनर्जी। आप सोचो आपके पास एक बल्ब है जिसकी 100 वाट एनर्जी है, लेट्स से 10 वाट लिख दी यहाँ पे, और एक बल्ब 2 है जिसकी लेट्स से 100 वाट है। ये दोनों सेम वेवलेंथ का मतलब बल्ब है, मतलब येलो लाइट है, ग्रीन लाइट कुछ भी है। अब एक बात बताओ, ये जो इनमें पावर का डिफरेंस है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या यहाँ पे ज्यादा एनर्जी का फोटोन आप निकाल दोगे? नहीं हो सकता पॉसिबल। फोटोन इज अ पार्टिकल विच हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इलेक्ट्रॉन की तरह, राइट? नहीं पॉसिबल है वाली चीज। Although electron and photon are two different things. Photon is a particle of light, electrons are different, matter वगैरह वो सब अलग अलग चीजें। But I'm telling you कि आप फोटोन एक तरीके का ही होता है, तो वो B1 से भी वैसे निकलेगा, B2 से भी वैसे निकलेगा, बशर्ते वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो बल्ब 1 का क्या है कि वो अगर 2 निकाल रहा है तो ये 20 निकालेगा, काइंड ऑफ नंबर ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है इस वाले फॉर्मूले से कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ये कैसे हो गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो आपको तो उसमें एनर्जीज बढ़ा दिया ना आपने, एनर्जी नहीं बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल ही फील करा सकता है। अगर आपको अभी समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप एक्सप्लेनेशन पूरा गो थ्रू बोलो, फिर से इस चीज को बीट सिर्फ इतने पार्ट को यूट्यूब पे फिर से सुन लेना, ठीक है?
लेकिन इस फॉर्मूले से तो इंटेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, तो फिर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी तो बढ़नी चाहिए ना। नहीं होगा ना वो बेटा, क्योंकि एनर्जी का आपने अभी तक नई डेफिनेशन देखी नहीं है, ये सिर्फ अभी तक देखा है। अभी आपको मैं नया डेफिनेशन बताऊंगी एनर्जी का, जो आपने अभी देखा E is equals to h न्यू, इसके आगे n और लगा दो, अब देखो नंबर आ गया ना, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। तो ये मॉडिफिकेशंस हुए। दिस इज दी वी आर मूविंग फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स टू मॉडर्न फिजिक्स, फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स टू क्वांटम फिजिक्स। बिल्कुल पैरेलल क्रिएट हुई है क्वांटम फिजिक्स, बिल्कुल पैरेलल। मैम इसमें जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसको भी कुछ याद नहीं करो इंटेंसिटी वगैरह को, उसको मैं सिर्फ आपको एक स्लाइड पे 3 से 4 लाइन में बताऊंगी, और आई कैन गारंटी यू तुम्हारा इस मतलब चैप्टर में से ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बस अब शांति से चुपचाप सुनो इस बात को, जहां प्रॉब्लम है वहां पूछना है। आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है कि लाइट इंसिडेंट कर रही है एक प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे रही है पॉजिटिव की तरफ, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सर्किट पूरा हो रहा है, यू विल गेट द करंट। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना ड्यू टू लाइट, ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ द फोटॉन्स, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे आई फोटो, यानी कि फोटो करंट। फोटो का मतलब लाइट से होता है। इज दैट ओके? यस मैम। मैम फोटो करंट बोला आपने? हाँ, आई फोटो इज दी फोटो करंट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन की। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब ना टर्मिनोलॉजीज स्टार्ट हो गई है, तो टर्मिनोलॉजीज आपको मतलब आगे तकलीफ ना दें, तो बड़े ध्यान से चीजें सुनते जाना। अब देखो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुमने कुछ भी एनर्जी का फोटोन डाल दिया, कुछ भी एनर्जी की लाइट डाल दी और निकल ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है ना। No. देखो ऐसे समझो, एक मैं बहुत एब्सर्ड एग्जांपल दे रही हूँ कि सोचो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात करते हैं, फिर भी थोड़ा सेंसिबल रहेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। आप अगर बेटा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा रहे हो तो कितने से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? 1। मैम एक भी नहीं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने इंसिडेंट कराया है, तो कितने से बाहर जाएगा? मैम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यही सुनना चाह रही थी कि आप लोग 2 बोल दो। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 12 देने के बाद भी जाए या ना जाए, हो सकता है कि आप 20 दे दो तब भी इलेक्ट्रॉन ना जाए। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, समझ रहे हो? आप 1000 एनर्जी डालते हो, 1000 आप फोटोन्स डालते हो, तब जाके कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एज पर दी एक्सपेरिमेंटल डेटा। समझ रहे हो? और सोचो, ये तो मैंने बोला कि 12 के बाद, लेकिन ये है कि 10 के बाद ना प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। 10 के अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए रहेगा और आप 9 डाल रहे हो, 8 डाल रहे हो, 7 डाल रहे हो, तब नहीं निकलना इलेक्ट्रॉन, तब तो श्योरिटी है कि निकलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? 10 से ज्यादा डालोगे तब हम डिस्कशन करेंगे कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो वर्क फंक्शन ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या फील आया? यस मैम। यस मैम। मैम 10 के बाद तो निकल जाएगा ना, मतलब उसमें नहीं निकल, जरूरी नहीं है बेटा, मैंने बोला ना, आप ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज द पॉसिबिलिटी। आपको कोई मतलब उसकी होने के चांसेस है, श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। मतलब मैम मे और मे नॉट। यस मैम, मतलब हर केस में मतलब जब ऐसा होगा तो मतलब मैम प्रोबेबिलिटी है कि नहीं भी होगा और हो भी जाएगा। हाँ जी बेटा, तो सिंपल सी बात है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to knock out the electron। ठीक है? यस मैम। दूसरी चीज देखो, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फाई है ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा, वैसे बेसिकली एक ही बात पे, एंड दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है? इसको और किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। ठीक है? ओके ओके। हमेशा ध्यान रखना, जो एनर्जी आपने दी है
अगर वो 5 से बड़ी है तो मे बी और मे नॉट बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला सिचुएशन होगा। Am I clear with this? Yes, ma'am. मतलब are you clear with this? Not am I? Yes, ma'am. That's good. अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। बेटा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सबको ना आप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, सिर्फ एक छोटी सी बात समझोगे कि प्लैंक भैया ने बोला था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और आप इसकी जगह C बाय लैम्डा रख दोगे तो वेवलेंथ का रोल आ जाएगा। ठीक है, बस इसके अलावा आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाओगे। इज दैट ओके? मैम ओके, अगर आप ध्यान से देखो, हाँ मैम बोलो। मैम पीछे वाले केस में अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो ये तो श्योरिटी है ना कि निकलेगा ही निकलेगा। नहीं बेटा, मे बी और मे नॉट भी बोला ना, मैं वही बोल रही हूँ। श्योरिटी सिर्फ इस चीज की है कि अगर 10 से कम दिया तो नहीं निकलेगा, 10 के बाद आप 100 भी दे दो ना, तब भी नहीं बोल सकते आप श्योरिटी। बोल रही हूँ 100 दे दो, 1000 दे दो, तब भी श्योरिटी नहीं दे सकते आप, चांसेस होंगे। मैम कब आएगी श्योरिटी? श्योरिटी नहीं आती। बोल दो कि 1000 आप फोटॉन्स इंसिडेंट कराते हो, 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। ठीक है, तो श्योरिटी नहीं है। ओके मैम। हम बस बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो सारी चीजें हम करेंगे, एक सेकंड बेटा, सारी चीजें हम करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन की। पता है बच्चों को ना बहुत दिक्कत हो जाती है इस टॉपिक को समझने में, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करता है। मैं इसको सिंपलेस्ट वर्जन में लेके चल रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ ना हो, बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या आप ये नहीं बोलोगे कि मैम इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5? Yes, ma'am. बोलो, ये सिचुएशन होगी। अब H E की जगह आप देखो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो न्यू रख दो। यस मैम। आप इस न्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। Yes, ma'am. अब इसमें से न्यू का मिनिमम वैल्यू निकाल दो, विच इज 5/h, राइट? बेटा इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब डेफिनेशन आप लोग खुद लिखिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए, उसके लिए सबसे मिनिमम जो एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एम आई ओके विद दिस? Yes. मतलब आई एम ओके विद दिस, आर यू ओके विद? Yes, ma'am. मैम H प्लैंक कांस्टेंट है ना? हाँ जी बेटा, H इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, चलो यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट की। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट की जैसी यूनिट किसकी है, तो याद रखना, सॉरी डायमेंशन, तो याद रखना डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Yes. मतलब देखते ही लगा दोगे 4 नंबर पक्के हैं। Yes, ma'am. ठीक है, या ये हो गई 6.63 into 10 की पावर -34 होती है ना? हाँ जी बेटा 6.63। इसकी यूनिट और बता दो। 6.626 into 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड। एक मिनट, E इज इक्वल्स टू H न्यू, जूल सेकंड होगा आई गेस। यस मैम, जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड। तो आपको चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आई? यस मैम। अब आ जाओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर। अब वही सारा वर्जन आप वेवलेंथ की टर्म में ले आओ। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना है तो एक बात तो मुझे अब समझ में आ गई है अब तक के डिस्कशन से कि E शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ये चीज होनी ही चाहिए, राइट? Yes. अब E को आप वेवलेंथ की टर्म्स में लिखो, यानी कि hc/λ इज दिस। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दो तो आई गेस आपको मिल जाएगा लैम्डा, क्या मिल जाएगा? लैम्डा शुड बी लाइक 5/hc ना, hc/5।
ये मिल जाएगा। यस और नो? यस मैम। अब इस केस में आप मिनिमम की बात करोगे कि मैक्सिमम की बात करोगे? मैम मैक्सिमम। मिनिमम। नहीं बेटा, मैक्सिमम की बात हो गई। एक बात बताओ, अगर ये मैक्सिमम होगा तो आपको मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी ना। द टोटल पॉइंट इज कि आप मिनिमम एनर्जी कितनी डालो कि निकल जाए चीजें। थ्रेशोल्ड इज दैट मिनिमम अमाउंट कि इसके बाद तो मस्त चल सकता है, चलेगा। यहाँ पे हमें सकता है बोलना पड़ेगा, बट नॉर्मली थ्रेशोल्ड इज कि इसके बाद तो मस्त जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए विच इज hc/5। और बेटा यही है आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसको अपने शब्दों में आप खुद लिखेंगे। इज दैट ओके? यस मैम। रिपीट कर दो। देखो, सिर्फ आपको मैं एक बार सभी को बताती हूँ, सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। E is equals to h nu, E is equals to hc/lambda. E is directly proportional to nu and E is inversely proportional to wavelength, right? अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ेगा, घटता है तो एनर्जी घटेगा। एज सिंपल एज दैट। मैं जब भी थ्रेशोल्ड की बात करूं, मतलब कि मैं मिनिमम चीजें, क्रिटिकल पॉइंट्स पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द एम ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, तो जब मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूंगी तो मैं न्यू मिनिमम की बात करूंगी, बिकॉज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ आई विल टॉक अबाउट द मैक्सिमम वेवलेंथ, since energy is inversely proportional to the wavelength. Is that okay? Yes ma'am. Let's come to the stopping potential. Now what is this stopping potential? इसके लिए एक बार डायग्राम पे वापस जाते हैं। ठीक है, आ जाओ वापस यहाँ पे। अगर आप ये डायग्राम देखो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और पॉजिटिव पोटेंशियल पाने की वजह से आगे एक्सिलरेट हो गया। अब सोचो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गए। ध्यान रखना, पॉजिटिव प्लेट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट करा सकती है, जनरेट नहीं करा सकती। जनरेट ये लाइट करा रही है जो आप यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉकआउट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स। तो एक जगह पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया। आई वांट टू फ्री दिस स्पेस। कैसे करूं, क्या करूं? वैक्यूम क्रिएट क्योंकि भाई एक बात, हाँ, इसको नेगेटिव बना, इसको नेगेटिव बना कि यहाँ पर आए ना, अट्रैक्ट ही ना उधर। अब इसको अगर मैं पहले तो लेस पॉजिटिव करूं तो लेस एक्सिलरेट होंगे, फिर मैं इसको नेगेटिव और कर दूं, रिपल्शन क्रिएट कर दूं। अब चाहे आपने यहाँ से सपोज सबसे मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा, वो भी आ रहा है पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करते करते चलो यहाँ तक पहुंच गया मैक्सिमम वाला। फिर मैंने और नेगेटिव लगा दिया, एक जगह पर तो ऐसा नेगेटिव लगेगा ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनो मैम, दोनों तरफ भी नेगेटिव हो जाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगी मैम फिर। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि ना पहुंचे इलेक्ट्रॉन। दैट इज द पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां ना पहुंचे। समझ रहे हो? तो एक तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा ना जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा, एक जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला होगा वो भी नहीं मिलेगा आपको। ये सुनो, दैट मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस मैम। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज दैट ओके? यस मैम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप V0 से रिप्रेजेंट करते हो। ये वो वाला पोटेंशियल है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको I फोटो 0 मिलता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं पोटेंशियल में चार्ज का मैम पोटेंशियल को नीचे लगाते हैं मैम, पोटेंशियल में मतलब ये वो पोटेंशियल है जिसमें हम इतना पोटेंशियल लगाते हैं जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो स्टॉप हो जाए। यस, राइट। सो एक बात बताओ, अगर मैं पोटेंशियल में चार्ज की मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बन जाता है ये? व्हाट इज QV? फोर्स बन जाता एनर्जी। वर्क क्या होता है मैम? वर्क मैम एनर्जी होती है। यस, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आया ना, आपने इतनी लगा दी थी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं आ पाया था। मैम 0 कैसे आया मैम? तो मुझे नहीं आया।
बेटा मैंने बोला तो, आपने इतना ज्यादा रिपल्शन लगा दिया कि अब इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है। आपने अगर सबसे मैक्सिमम आप उससे 10 जूल की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फेंक सकते हो, आपने वो तक भी फेंक दिया, वो भी नहीं पहुंच पाया। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा सर्किट में करंट कैसे दौड़ेगा? ओके मैम, है ना? ओके, समझ में आई ये वाली चीज? ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में बंद करी है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। EV naught is equals to maximum kinetic energy. Let's talk about this maximum kinetic energy now. बहुत देर से maximum 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 ये सुन रहे हैं। Let's talk about it. देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, लेनर्ड ने स्टडी किया, बट स्टिल आइंस्टाइन का बड़ा नाम होता है क्योंकि आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी। उन्होंने कहा कि जो तुम एनर्जी दे रहे हो ना, E is the energy which you are incidenting on the metal surface. मैं सही बता रही हूँ, बस ध्यान से सुन लो इस लेक्चर को, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस में भी। ध्यान से सुनो बस। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने मेटल सरफेस पे फेंक के मारी है। ये एनर्जी 3 काम करती है। ये एनर्जी 3 काम करती है। सबसे पहले ये जो वर्क फंक्शन है उसको ओवरकम करती है ना? जो उस मेटल की कुछ शर्त है कि भाई हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ तो इतना तो होना ही चाहिए तुम पे, उस चीज को ये करता है। फिर खाली ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मस्त बैठे आराम से आप उठा के ले जाओगे, आसपास बहुत सारी इंटरेक्शन है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, कोलिजन करेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एनर्जी कोलिजन में जाती है। और जब इन सब से खत्म होकर भी एनर्जी बच जाए तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इजेक्शन आउट वाला प्रोसेस आपको एक्सपीरियंस होता है। क्या ये चीज समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूशन? यस मैम। तो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो एक सर्टेन कंडीशन की बात करती है। वो कहती है मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकता, मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बता सकता हूं। क्योंकि आपको शायद फील आया हो या ना आया हो, बट अब आ जाएगा कि जो कोलिजन है ना ये बहुत वेरिएबल है। किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 1000 किए, कैसे पता लगाओगे? सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, कैसे निकालोगे कि किस इलेक्ट्रॉन ने कितने कोलिजन किए? इट इज सो रैंडम। तो वो कहते हैं कि ऐसा अजम्पशन कर लो कि भाई 0 ही कोलिजन हुआ है, 0 कोलिजन। अगर 0 कोलिजन हुआ तो बेटा काम सिर्फ ये हुआ कि एक तो एनर्जी वर्क फंक्शन में गई और दूसरी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली गई। और 0 कोलिजन का मतलब ये है कि आपके पास से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का था। तो इसीलिए जो इक्वेशन के बारे में आइंस्टाइन बात करेंगे वो आपसे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। और वो इसी चीज को जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया ना, वो उसको ऐसे ही लिख देंगे कि एनर्जी विच यू आर इंसिडेंटिंग इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमेशा मैक्सिमम की ही बात होगी, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, प्लस वर्क फंक्शन। बेटा ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सब कुछ है। अब बस आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस निकालोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप निकालोगे, बट सोल इक्वेशन यही है। This is the Einstein's photoelectric equation. Is that okay? And he always talks about the maximum kinetic energy where there is no collision. Is that cool? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम, यस मैम। चलिए Yes, ma'am. अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये ट्रिक्स ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इस चैप्टर में से देखा है कि भाई भर भर के, लाइक बाल्टी भर भर के क्वेश्चंस किसके आते हैं? ग्राफ के आते हैं। वो आपको बहुत सारे ग्राफ बना देंगे वियर्ड से और आपसे कहेंगे कि बताओ इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ इनमें चारों में से सही है, ये कौन सा ग्राफ इस चीज को बता रहा है। तो इसके लिए ना आपको कुछ भी नहीं और समझना, कुछ भी और नहीं करना, सिर्फ इन 4 लाइन को समझना, ठीक है? और इसके अलावा कुछ और कभी सोचना ही मत। समझ रहे हो? लाइक मैं बहुत कम बोलती हूँ ऐसे कि बिल्कुल ब्लैंक होके बैठो, बट ये वो वाला पॉइंट है कि यहाँ पे ब्लैंक होके बैठो तो बहुत कुछ ले जाओगे। हमेशा ध्यान रखना 2 बातें होंगी आपसे, ठीक है? आपसे एक बात होगी फ्रीक्वेंसी की, और आपसे एक बात होगी बेटा, हाँ कुछ अलग सा कलर ले लेते हैं, एक बात होगी आपसे इंटेंसिटी की, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने ये फील समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तो वो जीत जाएगा। एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एनर्जी। एग्जैक्टली, एनर्जी। तो
तो फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी। आई नो नॉनसेंस है, मान लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, एनर्जी है। इंटेंसिटी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन एच न्यू, एन की बात करता है, तो इंटेंसिटी इज नंबर। यस मान लिया? हाँ मैम। बढ़िया। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने निकाला है कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, राइट? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ फोटोन। और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हो रही है तो यहां पर आप बिल्कुल खुल के बात करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, है ना? जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर पा रहे हो तब आप बात कर पाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, क्योंकि मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से जोड़कर दिखाया है। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी। यस मैम। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लाइन जो लिखी है ना, 4 शब्द एक साथ हमेशा उनको बांध के लेके चलो। जब समझ में आ जाए तो मुझे बताना, फिर मैं इंटेंसिटी का शुरू करती हूँ। मैम ये चारों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। मैंने क्या कहा? एक शब्द भी एक्स्ट्रा स्लाइड से लेके नहीं जाना है। The thing is कि they are connected to each other. कभी आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, एक चीज बढ़ेगी तो सारे बढ़ेंगे। हाँ, और वो पता है ऐसे नहीं है कि फ्रीक्वेंसी के बाद आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बात करेगा या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा, ऐसा नहीं होता। वो फ्रीक्वेंसी बोलेगा, आपसे कहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपको एक ग्राफ दे देगा कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, बताओ कौन सा ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल की सही मतलब कर्व दिखा रहा है। तो आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी V0 से बढ़ के 2V0 हो गया होगा और पीछे चला गया होगा। समझ रहे हो? यस मैम। ये चीजें ऐसे यस मैम। अब आ जाओ नीचे, इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी इज द नंबर, इंटेंसिटी इज द नंबर। यस, इट इज नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन आपने जितने ज्यादा डाले हैं उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए, राइट? मैंने बोला 1000 में एक आता है, आपने 2000 डाल दिए, 2 फोटो इलेक्ट्रॉन है, 3000 डाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने 10,000 डाल दिए, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फोटोन बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना? यस मैम। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो आपके पास फोटो करंट बढ़ेगा। यस मैम। यस मैम। दे ऑल आर कनेक्टेड, दे ऑल आर कनेक्टेड। इफ आई सेट की इंटेंसिटी बढ़ाइए तो फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाइए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 डिफरेंट कर दो डिवीजन, ऊपर एनर्जी नीचे नंबर, ऊपर एनर्जी नीचे नंबर। अब यही पे फंसता है बच्चा। तुम उठा के देख लेना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, लिटरली जेई मेंस हो, क्योंकि एडवांस में शायद ये टॉपिक है ही नहीं, जेई मेंस हो और नीट हो, कोई भी पेपर टैग दो, ग्राफ से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं चीजों में फंसोगे। और 4% में से बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्लाइड से क्वेश्चन आए। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक जाओगे। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कभी भी आई फोटो पर नहीं आओगे। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कभी भी नंबर ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं फर्क पड़ेगा इस बात का। इज दैट ओके? पक्का? यस मैम। यस मैम। वेरी नाइस। एक डाउट था हाँ बोलो बेटा। मैम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है? मेरी क्लास लीव हो गई थी। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं गई है कि कैसे रिलेटेड है, बस ये बोला है फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। और दूसरा एक एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही रटवा दी गई है चीजें, बट द थिंग इज कि आपको यहाँ बोला कि एनर्जी आपने दी, वर्क फंक्शन में जाएगी, कोलिशन में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। अगर आपने कोलिशन 0 करा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स हाउ इट इज कनेक्टेड। ठीक है? यस मैम। ओके, तो मैं एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? मैम कुछ नहीं नहीं पड़ेगा मैम। मैंने फोटो करंट बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी पड़ेगा। फोटो करंट बढ़ाया तो नहीं पोटेंशियल पे? वेरी नाइस, बस याद रखना इसको। मैम आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया लास्ट वाला? नहीं, मैंने बोला अगर मैंने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। स्टैंडर्ड
बढ़िया। अब तुम बस आज जाके ना PYQ लगाना मस्त, और मुझे बाद में आके थैंक यू बोल देना, ठीक है? अगर याद रखा तो तुम्हें। ओके मैम। हाँ मैम बोलेंगे। लेट्स कम टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स। आपके सामने एक इक्वेशन, एक आपको ग्राफ दिख रहा है कि एक एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, और आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। जरा मुझे निकाल के दिखाओ कि इसका इक्वेशन कैसे आएगा। सोचो कि कैसे मैं इस ग्राफ को समझूं कि ये क्या है। तो आपको याद करना है बेटा, आपको अभी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5, राइट? यस मैम। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, बेटा ये E क्या था? H न्यू। न्यू इज व्हाट, जो आपने इंसिडेंट कराया। वर्क फंक्शन क्या है? H न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद है? हाँ मैम। अब आप ध्यान से देखो, यही तो आपकी एक्सिस पे है। दिस इज एट योर वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे है आपके पास न्यू, यानी कि दिस इज mx, और इधर ये हो गया आपका प्लस c। यस और नो? यस मैम, स्ट्रेट ग्राफ। यस मैम। तो आप फिलहाल इसे चाहो तो एक्स न्यू नॉट लिख दो, चाहो तो वाई लिख दो, जो ऐसी आपकी मर्जी, दोनों में बात सेम है। कुल मिला के आपको जो कंपेयर करोगे तो सी का वैल्यू 5 मिलेगा, और देखो नेगेटिव मिल रहा है तो स्लोप भी यहाँ नेगेटिव, वो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अगर स्लोप की बात करेगा तो स्लोप आपका h है। कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि आपको ऐसे बोल देगा कि मैंने h का वैल्यू ये है, कुछ भी बोल दिया कि स्लोप निकालो उस कर्व का, या इस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू आपको स्लोप h देगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। और देखो मैंने इस इक्वेशन के अलावा कुछ और यूज ही नहीं किया। मैंने आपको बताया था वही पेरेंट इक्वेशन है, वही हर जगह यूज होंगे। आज कुछ सारा यहाँ पे भाई ग्राफ समझ में आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मैं ये वाली वीडियो बेच रही हूँ, बट ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाइए। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ ग्राफ है ये, और यहाँ पे दिखा रखा है रिटार्डिंग पोटेंशियल, यहाँ दिखा रखा है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। हटा दो, कुछ नहीं है ये, सिंपल। दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। रिटार्डिंग क्यों बोला? क्योंकि हम अपोजिट लगाए जा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कलेक्टर प्लेट भूल जाओ, पॉजिटिव पोटेंशियल, प्लस 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 करे जा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखो ध्यान से ये बोला कि I1, I2, I3 these three are different currents, मतलब I1 सॉरी ये I1, I2, I3 is intensity, है ना। दिस I1, I2, I3 is the intensity। बेटा एक बात बताओ, इंटेंसिटी में बढ़ाऊं घटाऊं क्या ही फर्क पड़ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल को? एक ही तो है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एनर्जी, इंटेंसिटी इज द नंबर। इज दैट ओके? यस मैम। समझ में आया? वो वाली जो डिस्कशन था वो कितना सही था। अब तुम्हें कोई ग्राफ तंग कर ही नहीं सकता। इंटेंसिटी तुम बढ़ाओ घटाओ क्या ही फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब चेंज होगा? जब मैम फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी चेंज नहीं होगी। भाई, हाँ, जब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर दूं, है ना, तब मैम फ्रीक्वेंसी एनर्जी चेंज होगी। बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत आई किसी को इस चीज में? नो मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। इस कर्व में आपको बोल रखा है, आपको शोर आ रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। यहाँ बोल रखा है, एक्चुअली ना शादियों का सीजन है, उधर हमारे घर के आसपास ही हो है मैरिज हो, तो रोज मजा आता है। यहाँ दे रखा है आप कि अच्छे कपड़े saturation- पहन के मैम शादी में घुस जा जाते सकती हो। हूँ, आई नो, बट रात को तुम्हारी क्लासेस होते हैं ना, मैं नहीं जा पाती साइंस टीम की तरफ से। देखो यहाँ पे सैचुरेशन करंट बोला है। सैचुरेशन करंट क्या हुआ भाई? करंट मैक्सिमम। मैम जिसके बाद करंट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। अब करंट को जरा पोटेंशियल से कनेक्ट करो ना, कुछ सेंस बनेगा क्या? क्या हुआ? एक सेकंड होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कलेक्ट। मैम मैम पोटेंशियल डिफरेंस 0।